हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है सोलेनॉइड। तो इसके बारे में आप लोगों ने या हम सब ने जो है क्लास 10th में स्टडी किया हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो चैप्टर था क्लास 10th में। तो वहाँ पे तो खैर बहुत थोड़ा सा डिटेलिंग थी, बट आज हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और इसके कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड जो होता है वो एक लॉन्ग वायर, जिसको हम एक वायर को एक बाउंड कर देते हैं उसको एक सर्कुलर फॉर्म में, और एक लंबा सा फॉर्म जैसे एक हेलिकल एक स्प्रिंग होती टाइप की। ये जैसे आप लोग देखते हैं जैसे कोई एक थ्रेड होता है जो हम लोग एक घरों में जो हम लोग या फिर जो टेलर लोग होते हैं जो धागा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि एक कार्डबोर्ड टाइप का होता है, उसके ऊपर वो लोग थ्रेड्स को बाइंड करते हैं, उसके ऊपर बाउंड करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एक हमारे पास ये एक नॉन कंडक्टिंग एक मटेरियल होता है, जैसे ये बना हुआ है सिलेंड्रिकल शेप में। इसके ऊपर से हम लोग एक बाइंडिंग करते हैं उसकी वायर्स की। ठीक है, तो कुछ इस शेप में, तो ये जो शेप जो फॉर्म होता है, इस शेप को हम लोग सोलेनॉइड नाम दिया गया है। और जो ये आपकी वाउंडिंग होती है, ये वाउंडिंग आपकी बहुत ही क्लोज होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। मतलब इतनी जैसे हमने यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये स्पेस है, बट वो ऐसा स्पेस नहीं होता है, वहाँ पे आपकी बहुत ही क्लोज बाइंडिंग होती है। तो और ये जो वायर्स होते हैं ये आपके इसके ऊपर से पॉलिशिंग की जाती है, नॉन कंडक्टिंग पॉलिशिंग, जिसकी वजह से क्या हो कि ये एक वायर दूसरे वायर से इसमें अटैच ना हो, चिपके ना, अट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है सोलेनॉइड का। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर wound in the form of helix like a helical spring। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये लॉन्ग वायर फॉर्म में रहता है। इसमें जो है अगर हम एक इस साइड से और एक इसके साइड से, यहाँ से अगर हम एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। और जब ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी तो क्या हो जाएगा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। जो सोलेनॉइड है आपका वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम उस सोलेनॉइड को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं हवा में, एयर में, तो क्या होगा कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। ठीक है, तो इट मीन्स जैसे, या फिर अगर हम कोई जैसे मैग्नेट लेते हैं, तो मैग्नेट को भी अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं हवा में, एयर में, तो क्या होता है कि वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, जबकि हमने उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है, फिर भी वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो अलाइन कर लेता है। सिमिलर वे में हमने देखा कि अगर सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रही है और उस सोलेनॉइड को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं हवा में, तो क्या होगा कि वो सोलेनॉइड अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हेल्ड कर लेता है, ये अलाइन कर लेता है। तो इट मीन्स यही हो गया कि अगर मैग्नेट भी अपने आप को अलाइन कर रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिक खुद ही, और सोलेनॉइड भी कर रहा है, तो इसका मतलब सोलेनॉइड जो है वो एक टाइप का मैग्नेट है। तो एक टाइप का मैग्नेट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होती है वो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा कि व्हेन वी सस्पेंड दिस सोलेनॉइड फ्रीली इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली इफ़ करंट इज़ ऑन। अगर हम करंट को ऑन रखते हैं, ऑब्वियसली जब करंट को ऑन रखेंगे तभी वो कुछ अपना कुछ अलग सा कुछ फंक्शन करके दिखाएगी। अगर हम कोई करंट पास नहीं करेंगे तो वो तो एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट रह जाएगा, उसमें कोई फंक्शन नहीं हो पाएगी, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड है वो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी जैसे मैग्नेट बिहेव करता है। एक चीज़ और, अगर जैसे यहाँ पे हमने अभी इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है और इधर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो अगर हम इधर वाले को नेगेटिव कर दें, पॉजिटिव कर दें, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो पोलैरिटी है, जो बैटरी को अगर चेंज करने से, तो हमारा जो सोलेनॉइड है वो भी रोटेट कर जाएगा। मतलब अब वो जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो हमारा वो 180 से रोटेट कर जाएगा। तो सोलेनॉइड 180 से रोटेट कर जाएगा। तो रोटेट का मतलब कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है अभी फ़िलहाल, तो जब वो उसको आप पोलैरिटी चेंज करोगे तो फिर वो वापस 180 से घूमते हुए फिर वो रहेगा नॉर्थ साउथ में ही, बट वो 180 से घूम जाएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गई है। तो इससे हम लोग ये यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये है
कि जो सोलेनॉइड है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की तरह, जिसे उसको हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हेल्ड कर देते हैं, कि हेल्ड हो जाता है। देयर आर एन टर्न्स इन सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में हमारे कैपिटल एन टर्न्स होते हैं। अब यहाँ पे 2 एन का कॉन्सेप्ट आएगा, एक स्मॉल एन का, एक कैपिटल एन का, तो दोनों में कन्फ्यूज़न काफ़ी होती है, तो कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं। जो कैपिटल एन होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज नंबर ऑफ टर्न्स को सिर्फ, और जो स्मॉल एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिफरेंस है स्मॉल एन में और कैपिटल एन में। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ कि स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल। तो इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, 2 यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये स्मॉल एन को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, सपोज हमने कहा कि हमने सिर्फ इतना सा पार्ट लिया, इतना ये पार्ट इतनी लेंथ हो गई, ठीक है। मान लीजिए उसको 1 यूनिट लेंथ ले लिया, तो इस यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स वायर गए हैं, ठीक है। तो वो हमारा आता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इस पूरे सर्कल जो हमारा ये सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ हमारी एल है, तो इस पूरे लेंथ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई ये आपकी सोलेनॉइड की लेंथ हो गई। तो इस तरह से हम लोग सोलेनॉइड के बारे में कुछ बेसिक जो नॉलेज थी वो हम लोग यहाँ से क्लियर किए हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से हम सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन के जो हैं वैसे तो 2 मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास एक जो रिंग हम लोग पढ़े थे, एक सर्कुलर रिंग की वजह से हम लोग एक उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेर ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप एंड एक्स इज़ द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑन विच वी हैव फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे भी हम लोग वो लॉजिक यूज़ करके और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारे एनसीईआरटी में वो चीज़ गिवन नहीं है। हमारे एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट गिवन है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सोलेनॉइड में। बट हम फिर भी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, कुछ बता देंगे कि उससे भी कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या किस लॉजिक से। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, तो ये कुछ आपने, ये जो सोलेनॉइड हमने बनाया था, अभी दिखाया था मैंने आपको यहाँ पे, ये तो आपको जनरल एक रिप्रेजेंट किया था, बट एक्चुअल जो इसका डायमेंशन जो हमने इसको ज्योमेट्री बनाई है, कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बन के आती है यहाँ पे। या आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि इस सोलेनॉइड को जो है बीच से यहाँ से कट कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कोई पाइप हो, उस पाइप को बिल्कुल बीच से इस तरह से, मतलब हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाए। तो जब हॉरिजॉन्टली कट कर देंगे तो क्या होगा कि ऊपर का जो पार्ट होगा वो तो निकल जाएगा, तो सिर्फ नीचे का ये पार्ट बचेगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ वहाँ पे इमेजिन करना है कि करंट कहाँ से निकल रही है, कैसे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है उसको पाइप को ऐसे कट कर दिया है, तो ये कुछ आपको ऊपर से देखने में इस तरह से दिखेगा। तो हमें दिखेगा ये अब करंट यहाँ से निकल रही है और निकलते हुए यहाँ अंदर जा रही है, फिर करंट यहाँ से निकलेगी और निकलते हुए यहाँ अंदर जाएगी, फिर यहाँ से निकलते हुए यहाँ अंदर जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे कोई पाइप होती तो पाइप के ऊपर से निकल के जाती है यहाँ से, बट वो पाइप तो हमने कट करके निकाल दिया है, तो हमें सिर्फ ये पार्ट दिखेंगे, डॉट्स दिखेंगे वहाँ पर, और जहाँ फील्ड जा रही है वहाँ पर हमको क्रॉस दिखेंगे। तो जहाँ पर जो डायरेक्शन फील्ड की अगर इन साइड होती है तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था मैंने। और जहाँ पे फील्ड हमारी आउटसाइड होती है वहाँ पे डॉट से करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने इधर वाले साइड को पूरा डॉट से कर दिया है और इधर वाले साइड को पूरा क्रॉस से कर दिया है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि करंट हमारी यहाँ से निकल के और ऐसे आ रही है, फिर यहाँ से निकल के फिर ऐसे, फिर अंदर से ये पीछे से जा रही होगी, फिर ये हमारे पास इधर से निकल के आ रही है। तो मतलब करंट यहाँ से इस साइड से निकल रही है और इधर को अंदर जा रही है, फिर यहाँ से निकल के इधर को अंदर जा रही है। तो ये पूरी जो लेंथ है इधर वाली, वो पूरी क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, और जो इधर की पूरी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो वही लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, सो हमने फिर जब ये लॉजिक हमने यूज़ किया तो हमने देखा अंदर जो है कुछ फील्ड लाइंस बनती हैं यहाँ पे। तो जो सबसे सेंटर से जो पास होती है जो लाइन, वो हमारे वहाँ पे फील्ड लाइन जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और बाकी जो और लाइंस उसके साइड में या उसके अगल बगल होती हैं वो कुछ हमारी कर्व में कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस पास आउट होती हैं, निकलती हैं यहाँ से, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे कि जैसे डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात करते हैं
जैसे यहाँ पे आउटवर्ड है, मतलब करंट हमारी जो है वो ऊपर की तरफ निकल रही है। तो जब करंट ऊपर निकलेगी यहाँ पे बच्चों, तो क्या होगा कि उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होगी। जब करंट ऊपर निकलेगी तो उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हर एक, अब यहाँ से भी एक वायर निकला है, फिर यहाँ से भी एक वायर निकला है, यहाँ से भी, तो हर एक वायर अलग अलग निकले हैं, तो हर एक वायर की वजह से फील्ड होगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड ऊपर निकली है, तो अगर हम थंब रूल से देखें तो क्या होगा कि अगर हम देखो करंट ऊपर निकल रही है, और यहाँ पे अगर हम थंब रूल लगाएंगे इस तरह से, तो ये देखो, तो हम वायर को ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे जैसे पेन पकड़ा हुआ है, करंट हमारी ऊपर जा रही है थंब हमने डायरेक्शन में, तो फील्ड उसके अराउंड, मतलब कि किस तरह से फॉर्म, ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो मतलब ये जो इसके अराउंड ये वायर मतलब सर्कुलर लूप बना रखा है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना रखी है बेसिकली मैंने, इस तरह से, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, हर एक डॉट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई यहाँ पे। अच्छा, अगर हम एक नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट देखें, तो हम लोग देख रहे हैं, सॉरी ये उल्टा बन गया, ऐसे घूमेगी यहाँ पे, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो नेट फील्ड जा रही है देखो, ऐसे घूम के इधर जा रही है, फिर ऐसे घूम के इधर जा रही है, मतलब ऐसे घूम के, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर पॉइंट पी जो हमने लिया है यहाँ सेंटर पे, तो इस पॉइंट पी पे अगर हम इसकी वजह से बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, राइट साइड। इसकी वजह से बात करें तो देखो घूम के ये इधर जा रही है, तो मतलब इसकी वजह से यहाँ भी फील्ड, मतलब हर एक यहाँ पे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड होगी, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ क्रॉस की वजह से। क्रॉस की वजह से क्या होगा कि हमारा करंट नीचे जा रही है, तो करंट नीचे जाएगी तो हम लोग थंब को कुछ इस तरह से कर लेंगे, तो थंब हमारा नीचे हो गया, और फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगे, जब फिंगर्स हमारी ऐसे कर्ल करेंगे तो क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हर एक लूप पे, चाहे ये लूप हो, चाहे ये लूप हो, चाहे ये लूप हो, तो थंब नीचे रखेंगे तो फिंगर कर्ल करेंगे तो हमारी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया कि कुछ इस तरह से बनेगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, ये इस तरह से क्लॉकवाइज बन गया हमारे पास। इसके लिए भी यहाँ पे भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हर एक लूप के पास जो है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखें तो डायरेक्शन ऐसे फील्ड की हुई और ऐसे निकली, मतलब अगर हम पॉइंट पी की बात करें इस लूप की वजह से, तो पॉइंट पी पे डायरेक्शन क्या जा रही है, इधर जा रही है नेट, इसकी वजह से भी डायरेक्शन इधर जा रही है। फिर देखो ये घूम के ये डायरेक्शन इधर गई, फिर इस पर भी लूप ये घूम के इधर से एरो इधर गया। तो हर एक एरो, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट पे देखें, पॉइंट पे देखें, तो ये लूप घूम के मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन घूम के इस पॉइंट पर देखें तो इधर गई, इस पॉइंट की वजह से भी इधर गई, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इन सारे पॉइंट की वजह से इधर जा रही है। तो चाहे जितने ऊपर पॉइंट हों, चाहे जितने नीचे पॉइंट हों, सबकी वजह से फील्ड इधर जा रही है। इसीलिए हमने देखो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूरी डायरेक्शन जो है इधर से इधर बना रखी है, ठीक है। अब अगर यही क्रॉस वाले पॉइंट ऊपर होते और डॉट वाले पॉइंट नीचे होते, ठीक है, क्रॉस वाले पॉइंट उस तरह होते, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती है वो जस्ट उल्टा हो जाती है, मतलब सबकी तरफ इधर हो जाती है, ठीक है। तो क्या बताया ना कि पोलैरिटी चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, तो वो चीज़ यहाँ से भी देख लिया हम लोगों ने। तो ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक्सिस, या आप इसको आप सोलेनॉइड की एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो आपकी मेन ये एक्सिस पास कर रही है यहाँ से, इस पर हमने कोई पॉइंट पी लिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे है सोलेनॉइड के। अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो हम लोग एक तो सोलेनॉइड के अंदर निकालनी है, एक इसके एंड पे निकालनी है, ठीक है, या फिर एजेस पे कह सकते हैं निकालनी होती है, और एक हमको बाहर निकालनी होती है। तो 3 पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है सोलेनॉइड के बिहाफ में। तो यहाँ पे जो हमने बताया था कि एक फॉर्मूला यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है, B = μ0 ब्रैकेट में cos θ 1 माइनस cos θ 2 ब्रैकेट क्लोज। तो एक जनरल फॉर्मूला है जो हम लोग फॉर्मूला भी निकालेंगे यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। वो फॉर्मूला हमारा बेसिकली इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, तो अगर आप कंपटीशन पर्पज़ से पढ़ाई करते हो तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड आते हैं, क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड, बट कंपटीशन में उतना बेस्ड नहीं आते हैं। तो इस पर अगर आप याद रखो कंपटीशन पर्पज़ से तो ये फॉर्मूला अच्छा है आपके लिए। एक आपका जनरल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैं अभी आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी मैं हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाऊंगा,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले को यूज़ करके आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड आपका एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके भी आएगी। तो इस फॉर्मूला आया कैसे? एक्चुअली क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग कट कर लिया, एक सर्कुलर रिंग कट कर लिया, जैसे हम लोग रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो यहाँ से रिंग कट कर लिया इन्होंने, या आप इसको कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि जैसे आप ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। सोलनॉइड पे क्या हुआ, एक कॉइल बनती जा रही है, नंबर ऑफ टर्न्स बनते जा रहे हैं। तो अगर उसमें से हम कोई एक टर्न ले लें वहाँ से, कोई एक टर्न ले लें वहाँ से, या एक टर्न ले लें, या फिर हम कोई एक पूरा एक सपोज़ एक ग्रुप ले लेते हैं वायर का। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जितने वायर्स हैं सबका एक ग्रुप ले लिया, ठीक है। और इस पूरे ग्रुप की वजह से मतलब 4-5 या 6-7 हमने उसमें से वायर्स ले लिए, पूरा लूप जो लूप फॉर्म कर रहे हैं, तो एक रिंग की तरह हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पर रिंग की तरह होगी। तो उसकी जो हमने जो थिकनेस है वो हमने dx ले ली वहाँ पे। उस रिंग की थिकनेस जो है, जो ये थिकनेस थी हमारी, जो सपोज हमने कहा इतना हमने लूप कट किया, ठीक है, वहाँ से, तो इसकी थिकनेस dx ले ली और पूरा लूप बना हुआ है वहाँ पे। तो उस लूप की वजह से हम लोग पॉइंट P पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे। जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था सेम फॉर्मूला यूज़ करना है वहाँ पे। फिर कुछ वहाँ से हमको कुछ हमारी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी वहाँ से, और उन कैलकुलेशंस को करने के बाद हमारा ये फॉर्मूला यहाँ से आएगा। और यहाँ पे थीटा का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले आप लोग। यहाँ पे हमने थीटा 2 लिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे बिल्कुल मान लिया कि हमारी ये जो सोलनॉइड है वो L लेंथ की है, तो यहाँ पे लेंथ ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो हमने जो थीटा लिया है वो यहाँ से यहाँ तक लिया है, जिससे हमारा पूरा मतलब सोलनॉइड कवर हो जाए। तो थीटा उस हिसाब से लिया हमने यहाँ पे। तो थीटा 2 की वैल्यू ली है एक्सिस, ये हमारी मेन एक्सिस है। तो इसी एंगल का जो भी मेजरमेंट होगा वो इसी एक्सिस से होगा। तो ये थीटा 2 ले लिया इसको। फिर इस डायरेक्शन में भी तो इधर तो हमने कवर कर लिया, थीटा 2 से कवर कर लिया। तो यहाँ की जो लेंथ किससे कवर करेंगे, थीटा 1 से कवर करेंगे। तो इधर की लेंथ को थीटा 1 से कवर कर लिया। तो इसके वो जो एंगल मेजरमेंट करेंगे वो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो थीटा 2 को भी ऐसे ही करेंगे, मतलब कि जो भी एंगल का मेजरमेंट होगा इस सोलनॉइड केस में वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। इसका भी ऐसे ही लेंगे, ठीक है। तो ये थीटा 1 हो गया, ये पूरा एंगल थीटा 1 हो गया यहाँ से, और पूरा एंगल थीटा 2 हो गया, तो ये पॉइंट P हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटा सा एक लॉजिक दूँ कि जैसे ये कि सोलनॉइड, अगर हम आइडियल सोलनॉइड की बात करते हैं कहीं तो आइडियल सोलनॉइड क्या होती है कि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, मतलब जितनी ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ हो सके, उसका रेडियस कम से कम हो। सोलनॉइड का रेडियस बहुत कम से कम हो और लेंथ बहुत ज़्यादा, मतलब आर रेडियस ऑफ सोलनॉइड इज़ मच लेस देन कंपेयर टू डेट ऑफ लेंथ ऑफ द सोलनॉइड। तो उसको बोलते हैं एक आइडियल सोलनॉइड बोलते हैं वहाँ पर। तो अगर आइडियल सोलनॉइड अगर बहुत ज़्यादा लेंथ है तो क्या होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये इसकी लेंथ और बढ़ा दें तो क्या होगा, ये चीज़ बिल्कुल ज़ीरो पे जाए, मतलब कि वो बिल्कुल ज़ीरो एंगल पे जाएगी, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। जैसे हमने बताया था आपको करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, अगर हमारे पास अगर वायर जो है इन्फिनिटी तक जाता था तो क्या होता था, जो 5 1 5 2 की वैल्यूज़ होती थी क्या होती थी हमारे पास, वो ज़ीरो वहाँ सॉरी वो 90 होती थी वहाँ पे आके, ठीक है। बट यहाँ पे जो है अगर ये इन्फिनाइट चला जाएगा, लेंथ उसकी इन्फिनाइट हो जाए, तो क्या होगा कि ये जो जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, जो टच कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा कुछ बिल्कुल स्ट्रेट होता जाएगा। तो वो बिल्कुल आके इसी एक्सिस पे मिल जाएगा, और हमारा जो भी मेजरमेंट हो इसी एक्सिस से है, तो जब एक्सिस पे ही मिल जाएगा तो थीटा 2 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ थीटा 1 की अगर बात करें तो थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये इधर हमारा एक्सटेंड करता जाएगा, ये हमारा ये इधर एक्सटेंड कर जाएगा, तो ये इधर ये इधर फॉल कर जाएगा इधर, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, पूरा एंगल 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू 180, मतलब कि -1 और ये -1 तो मतलब कि 2, ठीक है। तो -2, तो हम एक्चुअली हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल लें तो नेगेटिव साइन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट 2 आ गया, तो 2 कट जाएगा, तो B = μ0 Ni निकल जाएगी वैल्यू। तो जो आइडियल सोलनॉइड की जो वैल्यू होती है वो यही निकल के आती है, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है बोर्ड के लेवल पे वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमको पता है कि जिस भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट को हम लोग एम्पियर लूप से टच करते हुए ज्वाइन करते हैं, और उस एम्पियर लूप के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ करंट्स पास हो रही हैं उनको हम नेट कंबाइन करके या ऐड करके और μ0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलनॉइड 0 होती है, ठीक है।
जो सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड जो होती है वो स्ट्रेट होती है। वो आपने देख भी लिया इस कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पे स्ट्रेट होती है अंदर। फिर जब ये हल्का सा जब बाहर निकलती हैं ना, अंदर तो स्ट्रेट रहती हैं, जब हल्का से बाहर निकलती हैं तब थोड़ा सा ये टिल्ट होना शुरू हो जाती हैं, कर्व होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसी वजह से देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक वो अंदर रहती हैं तो क्या होता है कि फील्ड पैरेलल होती हैं, इक्विडिस्टेंट होती हैं। जब पैरेलल और इक्विडिस्टेंट रहती हैं तो फील्ड डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसीलिए सेंटर पे या उसके अंदर जो है वो इनसाइड सोलेनॉइड फील्ड डिस्टेंस ज़्यादा होती है। और जैसे ही ये वहाँ से बाहर निकलना शुरू करती हैं तो क्या होता है, इनके जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ने लगती है, दोनों फील्ड लाइन्स की जो गैपिंग है वो बढ़ने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है कि फील्ड स्ट्रेंथ में थोड़ी सी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाती है, तो फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो इनके एजेस होते हैं, इनको हम एजेस बोलते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपका ये सोलेनॉइड ख़त्म होता है उनको हम एज बोल देते हैं, इसीलिए एजेस पे जो होती है वो फील्ड कम हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम आउटर की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे इधर की बात करें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेवल जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं वहाँ पे, एक्चुअली वो नेग्लिजिबल हो जाती है वहाँ पे। तो उसको हम लोग बी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड यूनिफॉर्म इन नेचर। यूनिफॉर्म इसलिए बोला गया क्योंकि हमारे पास वो फील्ड लाइन जो है वो इक्विडिस्टेंट होती है, पैरेलल होती है, इक्विडिस्टेंट होती है, दैट्स व्हाई दे आर यूनिफॉर्म। एल इज़ वेरी ग्रेटर देन आर। वही मैंने बताया कि जो अगर आप आइडियल सोलेनॉइड की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो जो रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड है वो आपका बहुत कम होगा कंपेयर टू डेट ऑफ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की लेंथ जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, रखी जाती है अगर हमें आइडियल सोलेनॉइड लेना है। और एन इज इक्वल टू वेरी हाई, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ ज़्यादा होगा। अगर सपोज हमने कहा कि छोटे से लेंथ पे हमने 10 वायर्स बांध दिए, मतलब वाउंड कर दिए, और किसी ने उसी छोटे से लेंथ पे उसने 20 वायर्स बाउंड कर दिए, जो 20 वायर्स बाउंड कर दिए वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो एन जो होता ज़्यादा हाई होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ अच्छा होना चाहिए फॉर आइडियल सोलेनॉइड के लिए, ओके। अब यहाँ पे हमने फिर से हमने एक यहाँ पे सोलेनॉइड का एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, कट किया हुआ है बीच से। तो यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे क्रॉस स्ट्रक्चर दिया है, जिसे हमने जस्ट पीछे अभी डिस्कस किया था, वही सेम लॉजिक कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर सर्कल लूप को या लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे ACL को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगुलर या आप कह सकते हो कि स्क्वायर शेप में एक हमने यहाँ पे एक लूप ले लिया, एम्पीरियल लूप जिसे लेते हैं। तो एक तो हमको फील्ड यहाँ पे निकालनी थी, ठीक है, एक फील्ड हमको इसके एजेस पे निकालनी थी, ये कह सकते हो कि इस पे निकालनी थी, यहाँ पे निकालनी थी, एजेस पे हो गई, ठीक है, एक हमको बाहर निकालनी थी। तो तीनों पॉइंट्स हमने एक ऐसा लूप पास किया कि वो स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। तो ऐसा हमारे पास पढ़ते भी आए हैं कि वो लूप ऐसा फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, हो गया ये चीज़, ओके। जो नेट फील्ड की डायरेक्शन है, वो हमारे पास इस तरफ है, देखा हमने, क्योंकि यहाँ से आउटवर्ड निकल रही है, इधर इनवर्ड आ रही है, इधर से आउटवर्ड निकली फील्ड इधर आई, यहाँ पे करंट निकल रही है, इधर करंट निकली इधर आई, करंट इधर गई, इधर से करंट निकल गई, इधर करंट आई, और फील्ड डायरेक्शन हमारे पास ये है स्ट्रेट, इस तरफ पे फील्ड की डायरेक्शन हमारी राइट साइड में है, तो हमने देख लिया है। इसको स्क्वायर लूप को हमने ABCD नाम दे दिया, इसकी लेंथ को हमने L बोल दिया। L की जो डायरेक्शन हम लोग लेंगे, जो DL वेक्टर का जो डायरेक्शन लेंगे यहाँ पे, वो डायरेक्शन हम लोग वही लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाती है, अक्सर थोड़ा सा इजी रहता है कैलकुलेशन में। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमने ये ले ली, तो हमने लेंथ का जो कैलकुलेशन किया हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे ABCD एक एम्पीरियल लूप लिया हुआ है। तो BDL, तो क्लोज इंटीग्रल ओवर लाइन इंटीग्रल B.dl AB के लिए। अब हम AB लेंथ की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग AB लेंथ की बात करेंगे। जब AB लेंथ की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो AB हमारा जो पॉइंट यहाँ पे जो जिसके थ्रू पास हो रहा है, जिस पॉइंट के थ्रू ये, यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। यहाँ पे हमने माना भी कि B इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे बाहर जो होता है आउटसाइड। जब ये वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पे जो B.dl है, तो यहाँ पे B ज़ीरो ही हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट खत्म, मतलब AB की वजह से कोई भी फील्ड नहीं मिलने वाली हमको। अब आते हैं BC की बात करते हैं। तो जब BC की बात करेंगे यहाँ पे, तो DL वेक्टर जो है, यहाँ पे जो DL वेक्टर है, अगर हम वो DL वेक्टर इस तरह लेते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो B और DL मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, cos 90। तो cos 90 क्या होता है, ज़ीरो। तो BC की वजह से फील्ड यहाँ पे ज़ीरो हो गई, मतलब यहाँ पे भी इस पॉइंट पे फील्ड यहाँ पे ज़ीरो हो गई, ठीक है, इसकी वजह से।
फिर आते हैं सी डी वेक्टर के लिए। तो सी डी वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है। तो सी डी वेक्टर में क्या है कि जो डी एल वेक्टर है वो हमारे पास ये डी एल वेक्टर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों डी एल वेक्टर बोलो या मैग्नेटिक फील्ड दोनों का पैरेलल है। यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट ऐसे डी एल, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो, अगर आप इधर लोगे तब भी ये पैरेलल ही रहेगा, कोई इशू नहीं है उसके लिए, सेम लाइन में उसमें है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया पैरेलल में। पैरेलल में 0 हो गया हमारे पास, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम इधर डायरेक्शन ले लेंगे, डी एल वेक्टर डायरेक्शन इधर ले लेंगे, मल्टीपल डायरेक्शन इधर, तो 180 हो जाएगा। ऑब्वियसली 180 हो जाएगा, आप 180 ले सकते हो। तो हमने अगेन आपसे यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड लेना है, तो साइन का कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं है। तो ये आपके तो हम लोग तो इससे अच्छा है हम लोग 0 वेक्टर ले लेते, सॉरी 0 डिग्री ले लेते हैं। तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो cos 0 1 हो गया, तो सी डी की वजह से फील्ड कुछ ना कुछ होगी। फिर आते हैं डी ए वेक्टर की। तो डी ए वेक्टर भी परपेंडिकुलर है डी एल वेक्टर का, चाहे अप साइड लें चाहे डाउन साइड लें, वो ऑलवेज बी के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो cos 90 0, डेट्स वाई डी ए की वजह से भी कोई फील्ड नहीं मिलने वाली। तो ये सारी फील्ड का हर एक लेंथ की एक डी एल वेक्टर की वजह से जो सबका सम निकल के आया वो म्यू नॉट आई निकल के आएगा। फॉर्मूला यही था, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। टोटल फील्ड की वजह से यहाँ से निकल के आया म्यू नॉट आई। तो ये 0 ये 0 ये 0, तो हमारे पास सिर्फ कौन सा वायर बचा, सी डी वायर बचा। तो सी डी वायर यहाँ पे लिख दिया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। तो डी एल वैक्टर, इसकी जो लेंथ कितनी मानी थी हमने, एल मानी थी। डी एल वैक्टर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एल सिंपल एल आ जाएगा, तो क्योंकि ये लेंथ इसकी एल थी। म्यू नॉट आई इनसाइड हो गया, इनसाइड, ठीक है। अब एक चीज़ ये है यहाँ पर समझने वाली कि जो आई वेक्टर जो आई है, तो इसका अगर लेंथ कितनी करंट पास करेगी, यहाँ पे ये चीज़ निकालना है कितनी करंट होगी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमारे पास यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं तो l लेंथ में nl टर्न्स हो जाएंगे। यूनिट लेंथ में अगर n टर्न्स हैं तो l लेंथ में nl टर्न्स हो जाएंगे। जैसे मतलब यूनिट लेंथ मतलब कि अगर इतने लेंथ में, यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो l लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ अगर l है तो कितने nl टर्न्स हो जाएंगे। और एक टर्न में अगर करंट I फ्लो करे, मतलब एक लूप, एक सिंगल लूप में अगर करंट I है, तो हमने बताया कि इसकी लेंथ पूरी L है सोलेनॉइड की। तो इसमें जब पूरी सोलेनॉइड की लेंथ L है तो L लेंथ में कितने टर्न्स हो गए थे, NL टर्न्स हो गए, ठीक है। इस पूरे लेंथ पे NL टर्न्स हैं। तो एक टर्न में I करंट है, तो NL टर्न में कितनी करंट होगी, NL इंटू I, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो वही चीज़ निकालनी है कि टोटल करंट निकालनी है हमको यहाँ पे I इनसाइड, तो हो जाएगी NL I हो जाएगी, NL I, टोटल करंट हमारी NL I हो गई, ठीक है। तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NL I हो गया, तो LL कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI निकल जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ से कैलकुलेट हो गई यूजिंग एम्पियर्स सेकेंड लॉ, ACL को यूज़ कर। और यही फील्ड हम लोग देखो वहाँ पे निकाले थे, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इसकी से फील्ड निकाल दिए थे, ठीक है। यहाँ पे एक लॉजिक और है कि ये जो फील्ड निकल के आई म्यू नॉट NI, ये म्यू नॉट NI कहाँ की फील्ड है, ये हमारी म्यू नॉट NI जो है वो हमारी इनसाइड द मतलब सोलेनॉइड के अंदर की फील्ड है। सोलेनॉइड के बाहर कितनी फील्ड होती है, 0 होती है। और सोलेनॉइड के एजेस पे कितनी फील्ड होती है, उनके एज पे, मतलब कि यहाँ बाउंड्री पे कितनी फील्ड होती है इसके, ठीक है। जब बाउंड्री पे जो फील्ड निकल के आती है, जो एज लेंथ लास्ट पॉइंट पे, वो निकल के आती है म्यू नॉट NI/2 निकल हाफ हो जाती है, जस्ट म्यू नॉट NI/2 हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को फील्ड 3 पॉइंट पे मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये फील्ड होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। थोड़ा सा और एक चीज़, एक लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया कि एजेस पे जो फील्ड हो जाती है वो म्यू नॉट NI/2 हो जाती है। तो इस जनरल फॉर्मूले भी करके देख लेते हैं कि 2 क्यों होती है, रीज़न होना चाहिए कि 2 क्यों होती है। तो देखो बच्चों, अगर हम इस पॉइंट P को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं बिल्कुल एज पे, क्योंकि हमें फील्ड एज पे निकालनी है, तो इस पॉइंट P को हम एज पे ले आएंगे। तो एज पे ले आएंगे तो आप ज़रा इस चीज़ को इमेजिन करो कि अभी जो ये पॉइंट, तो ये जो थीटा गया हुआ है, ये लाइन जो ज्वाइन किया हुआ है मैंने, ठीक है, ये इस पॉइंट P से ज्वाइन होते हुए यहाँ पे आई है। अगर इसी पॉइंट P को उठाते हुए यहाँ ले आएंगे तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो जाएगी, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी P से, ठीक है।
यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, ये इस एक्सिस के साथ में 90 डिग्री बन जाएगा। थीटा 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से पॉइंट P से कॉस थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, तो इन्फिनाइट ही है, तो वो मेरा ज़ीरो रहेगा, वो मेरा थीटा 2 की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो कॉस सिर्फ 1 मतलब -1 निकल के आएगी, 0 - 1 निकल के आएगी, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए एज पे जो फील्ड निकल के आती है वो हमारे पास म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 निकल के आती है। ओके स्टूडेंट्स।